लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी ठीक है, यानी कि कल हमने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो बेटा कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट करेंगे और इसको बेटा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप बेटा याद आ रहा, सपोज करें ये बल्ब यहाँ नहीं लगा, ये बल्ब मेरे हाथ में लगा है और बेटा तार लगी हुई है, जैसे होल्डर होता है ना, तार लगी हुई, इस बल्ब को ऑफ किया, यहाँ पर मैं ये बल्ब ऑन करता हूँ तो लाइट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? अगर बल्ब मेरे हाथ में हो और स्विच भी मेरे हाथ में, जैसे बेटा मैंने स्विच ऑन किया तो इस बल्ब की लाइट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? उधर जाएगी, इधर जाएगी, उधर या इधर, सब डायरेक्शन में। ऐसी लाइट को बेटा हम लोग ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो नॉर्मल लाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ट्रू। इस ऑर्डिनरी लाइट को बेटा हम लोग अगर बोर्ड पर लिखना चाहते हैं तो मान ले ये एक सतह है, ये डिफरेंट डायरेक्शन से स्पेस है, ये ऑर्डिनरी लाइट का बेटा एक सोर्स है, सेंटर पे सोर्स है। कौन सी डायरेक्शन में लाइट जाएगी? हर एक डायरेक्शन में, यानी कि वो राइट में भी जाएगी, वो लेफ्ट में जाएगी, वो अप साइड में भी जाएगी, डाउन साइड में भी, और इवन बेटा इस डायरेक्शन में। ट्रू और नॉट? होगा या नहीं होगा? तो ऐसी लाइट को बेटा हम लोग यहां लिख देंगे, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। अब आपने याद रखना, जो ये ऑर्डिनरी लाइट होती है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? एक जिसको बेटा हम लोग मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक वो जिसको बेटा हम लोग पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें बेटा ओनली वन कलर हो, सिंगल कलर की लाइट। जैसे हम लोग सनलाइट देखते हैं, अगर हम लोग सनलाइट को प्रिज्म में से पास करें तो क्या होता है? डिस्पर्शन होता है। और डिस्पर्शन के बाद क्या हमें एक कलर मिलता है? नहीं बेटा, हमें विवगैर यानी कि 7 कलर्स मिलते हैं। ऐसी लाइट को बेटा हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 7 कलर्स की हो। अगर बेटा कभी भी लाइट एक से ज्यादा कलर्स की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 7 की हो, उसको पॉलीक्रोमेटिक कहा जाता है। लेकिन उस पॉलीक्रोमेटिक लाइट में से अगर हमारे पास एक ही कलर की लाइट आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं इसको? अब चाहे मेरे पास बल्ब पॉलीक्रोमेटिक हो चाहे मोनोक्रोमेटिक हो, क्या वो हर एक डायरेक्शन में लाइट नहीं देगा? लेकिन बेटा जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यूज करते हैं तो आपने याद रखना, हम लोग सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को यूज नहीं करते। सर ये पता चल गया ना कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक। इसके बाद बेटा अगर इसके अगेंस्ट मेरे पास एक लेजर होता है ना आपके पास, बच्चों के पास टीचर पढ़ा रहा होता तो बैक साइड से बोर्ड पर डालते हैं। अगर लेजर होगा, लेजर को मैं यहां से ऑन करूं तो लाइट कहां जाती है? इट गोज ओनली इन वन डायरेक्शन। जाती है नहीं जाती है? किस डायरेक्शन में चलती है? वो लाइट जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है उसको बेटा हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बेटा जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है या जो ऑर्डिनरी लाइट है, चाहे मोनोक्रोमेटिक हो चाहे पॉलीक्रोमेटिक है, अगर हम लोग इस लाइट को एक स्पेशल प्रिज्म, जिसको बेटा नाइकॉल प्रिज्म कहते हैं, एक प्रिज्म होता है, जनरली आपने प्रिज्म देखा है ऐसे, देखा ना वो लेबोरेटरी में इस तरह का प्रिज्म होता है, लेकिन नाइकॉल प्रिज्म एक्चुअली 2 प्रिज्म्स का बना होता है, इस तरह से, समझा? तो ये बेटा इस तरह का स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, नो डाउट यहां पर बेटा एक इस तरह की लाइन होगी जो इनको जोड़ के रखती है। ये एक स्पेशल प्रिज्म है। इस प्रिज्म को बेटा हम लोग यहां लिख देंगे, दिस इज नाइकॉल प्रिज्म। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का ये प्रिज्म बना होता है। अब बेटा अगर ये लाइट यहां से ट्रैवल कर रही है और इस नाइकॉल प्रिज्म के थ्रू पास करें, जैसे यहां पर शीशा है तो शीशे में से जब लाइट पास होती है तो क्या होता है? बाहर से अंदर आती है, अंदर से तो ये लाइट बेटा दूसरे साइड से निकलती है। तो अगेन अब मान लो वो लाइट बेटा हमें यहां मिल गई, यहां पर लाइट यहां से बेटा वो पास हो गई, यहां पहुंची। अब बेटा एक ही सब डायरेक्शन में नहीं जाती, अब ये एक ही डायरेक्शन में जाती है। जैसे मैंने क्या कहा था, लेजर की लाइट क्या जाता है? अब कौन सी डायरेक्शन?
जिस डायरेक्शन से आप फेंकोगे उसके पैरेलल जाएगी। यानी कि अगर बेटा ये सोर्स है, उधर नहीं जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। ये याद रखना, लेजर तो सीधे आगे जाता है, ये क्या करता है, नाइपॉल प्रिज्म में से पास होने के बाद जो इसका सोर्स है उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। तो परपेंडिकुलर कैसे हो गया, या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो बेटा इस डायरेक्शन में जाएगी। इसको बोर्ड पर हम लोग ऐसे शो करते हैं, यानी कि ये लाइट बेटा अब हर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ये लाइट अब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि एक डायरेक्शन नहीं होता असली, एक प्लेन में जाएगी। Such a light which rotates या which moves in only one plane, ऊपर और नीचे की तरह। ये नहीं कि बेटा यही रोटेट करे, रोटेट का मतलब ट्रैवल करेगी किस डायरेक्शन में, पैरेलल। जो आपका सोर्स है उसके पैरेलल, इसका पैरेलल क्या बनेगा, ये, इसका पैरेलल ये भी बन सकता है। तो such a light is called as PPL, और PPL का मतलब होता है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहां तक बेटा समझा है। उसके बाद बेटा जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास करें, मान लो आपने यहां पर एक बीकर रख दिया, उस बीकर में आपने या तो वेपर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा या तो सॉल्यूशन फॉर्म में। किस फॉर्म में, या तो वेपर फॉर्म में या तो सपोज करिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो तब बेटा हीट करके उसको वेपर में कन्वर्ट करना है। अगर वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर में डिसॉल्व कीजिए, अगर वाटर में नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व कीजिए, लेकिन आपको सॉलिड फॉर्म में उसको नहीं रखना। तो वेपर फॉर्म में हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां रख दिया, तो यहां पर मैं लिख दूंगा यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया है। बेटा ध्यान रखना, और किस फॉर्म में, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में या तो बेटा आपने ध्यान रखना या तो वेपर फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिखूंगा इन सॉल्यूशन फॉर्म या बेटा इन वेपर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जब ये लाइट बाहर आती है, यहां से लाइट, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन फॉर्म है या वेपर फॉर्म है, जैसे यहां गैस है, लाइट बेटा ऑन है, क्या आप तक पहुंच रही है, पहुंच रही है ना लाइट बल्ब की, उसका मतलब बेटा वो उसे ट्रैवल करती है। जब वो बाहर आती है तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये बेटा अगर हमें इसी फॉर्म में मिली, ध्यान रखना, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आई, जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर, ध्यान रखना पर, क्या इस लाइट और इस लाइट में कोई चेंज आई, तो अगर बेटा इस लाइट में कोई चेंज नहीं आई तब इस लाइट को नहीं, इस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इस कंपाउंड की वजह से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर कोई चेंज नहीं आई। कब, अगर बेटा जैसे आपको जो डायरेक्शन ऑफ द लाइट थी उसमें कोई चेंज, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कंपाउंड जो है इस लाइट को बेटा रोटेट कर जाता है, यानी कि इस लाइट की डायरेक्शन को बेटा चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है, किसकी, जो ये प्लेन पोलराइज्ड थी इसकी डायरेक्शन चेंज, इसकी डायरेक्शन अब कैसे चेंज होगी, ऐसे ट्रैवल कर रही थी ना, ये थोड़ा सा या तो राइट में मूव करती है या थोड़ा सा लेफ्ट में। अब ध्यान रखना, मान लो बेटा यहां पर ये इस साइड में रोटेट हो गई, इस साइड में रोटेट हो गई, यहां पर क्या जरूरी है राइट पर रोटेट, नहीं बेटा, ऐसे भी रोटेट हो सकती है। और ये लाइट बेटा जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, ये बेटा अपने डायरेक्शन से, जो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन ये थी, या तो राइट में रोटेट या तो लेफ्ट में रोटेट। अब बेटा एक जगह पर मैंने राइट में रोटेट की, एक जगह पर मैंने लेफ्ट में रोटेट की, तो यहां पर भी इसकी रोटेशन है। अगर बेटा ये लाइट रोटेट हो गई जैसे यहां पर हो गई, तब इस कंपाउंड का नाम दिया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि ये कंपाउंड ऐसा था जिसने इस लाइट की रोटेशन को बेटा चेंज किया। अब लाइट की रोटेशन खुद चेंज नहीं, रोटेशन किसकी वजह से चेंज हो गई, इस कंपाउंड की। अगर रोटेशन चेंज होगी तो कंपाउंड का नाम ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर रोटेशन चेंज नहीं हुई तो कंपाउंड का नाम, तो यहां पर बेटा हम लोग लिख सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या लिख सकते हैं,
ऑप्टिकली OIC ऑयल कार्बोनेशन मिल जाए नहीं तो बेटा यहाँ पर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। समझ आया? कब? अगर रोटेशन नहीं हुई तो कंपाउंड का नाम है, लाइट का नाम नहीं है। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी। अगेन जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था, हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। उसी तरह से प्रॉपर्टी बेटा किसकी? लाइट की नहीं है। लाइट रोटेट होती है लेकिन प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? कंपाउंड की। अब बेटा अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया, ये नॉर्मल था ना साक्षी, अगर क्लॉकवाइज हो गया इस तरह से तो रोटेशन नहीं आएगी। तब इस कंपाउंड को, लाइट को नहीं, इस कंपाउंड को बेटा नाम दिया जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्यों? ग्रीक में डेक्स्टर मींस राइट। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को बेटा हम लोग प्लस से डिजिग्नेट करते हैं। किससे डिजिग्नेट करते हैं? और इसको बेटा स्मॉल डी से भी डिजिग्नेट करते हैं। आप डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिख सकते हैं, आप प्लस लिख सकते हैं, आप बेटा स्मॉल डी लिख सकते हैं। अब बेटा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रोटेट हुई तब इस कंपाउंड का नाम जो है उसको बेटा लीवो रोटेटरी कहा जाता है, रोटेटरी कंपाउंड। तो इसको बेटा माइनस से और स्मॉल एल से डिजिग्नेट किया जाता है। यहां कैपिटल एल नहीं लिखना बेटा, कैपिटल एल और कैपिटल डी कुछ अलग चीज होती है, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपने याद रखना, इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको बेटा लीवो रोटेटरी। समझ आया? इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंप्लीट। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन सी लाइट यूज की जाती है, कौन सी यूज की जाती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना? आपको पूछा जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? क्या होती है? लिखो वहां पर प्लेन पोलराइज्ड। ए लाइट या द लाइट, आपकी मर्जी, विच प्रोपगेट्स, प्रोपगेट होता है ट्रैवल करना, द लाइट विच प्रोपगेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, द लाइट विच प्रोपगेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ब्रैकेट में लिखो परपेंडिकुलर टू द सोर्स, perpendicular to the source is known as plane polarized light, is known as plane polarized light। यहां तक समझा है? कोई डिफिकल्टी? अब बेटा ध्यान, इसी कंसेप्ट को, किसको, क्या प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री है, क्या एब्सेंस ऑफ सिमेट्री है, उससे अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे एक्सप्लेन करें। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना, यहां पर मैं एक कंडीशन देता हूं बेटा, ध्यान रखना, ये C एक एटम है, इस C के साथ यहां पर हाइड्रोजन एटम अटैच है, इस साइड में बेटा OH एटम अटैच है, यहां पर बेटा Br अटैच है, यहां पर बेटा CH3 अटैच है। ठीक है? इस कार्बन की क्या स्पेशलिटी है? ध्यान रखो, सबसे पहले ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल है। दूसरी कंडीशन, जो चारों बॉन्ड है वो बेटा डिफरेंट है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम with different atoms या groups of atoms है या नहीं? चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जिसके साथ जो एटम लगा है, ये दोनों तो एटम हुए, ये दोनों ग्रुप्स हैं, चाहे एटम है चाहे ग्रुप्स ऑफ एटम्स है, वो बेटा डिफरेंट है। सच ए कार्बन को हम लोग बेटा कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरैल या कायरल, लेकिन जनरली बेटा कायरल कार्बन। या ऐसे कार्बन को बेटा हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। एसिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें सिमेट्री नहीं है, समझा? इसको बेटा एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम हमेशा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। मैंने पहली कंडीशन क्या कही थी
जिसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप कभी भी बेटा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कहीं से भी आप इमेजिनरी लाइन ले लो। तो इसलिए बेटा आपने पहली कंडीशन याद रखनी है कि अगर हमें बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री इसमें शो होना है किसी भी कंपाउंड में, तो उसकी पहली कंडीशन है कि बेटा वहां पर प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन होना चाहिए, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक। तो इसलिए बेटा सबसे पहले आपने याद रखना प्रेजेंस ऑफ ए कायरल, बेटा कार्बन के बदले में बुक्स में जनरली सेंटर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर या प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या हो गया? कोई भी कार्बन एटम which is attached to different atoms or different group of atoms and is, ये कंडीशन पहली है कि वो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और साथ में उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन ये याद रखना ये तब अगर बेटा ओनली वन कायरल कार्बन हो, अगर दो हो तो वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ये आपने याद रखना। अगर बेटा एक ही कायरल सेंटर हो यानी कि एक ही कार्बन हो तो उसके लिए ये कंडीशन है। आप बेटा ध्यान रखो, अगर मैं इस कंपाउंड को यहां यूज करूं, ये C, ये H, ये OH, यहां पर Br, यहां पर बेटा CH3, ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर एक मिरर रख लूं, मान लो यहां पर मैंने एक मिरर रख दिया, इसका मतलब हुआ बेटा जो हम लोग ऐसे रखते ना, इसका मतलब मिरर की ये साइड पॉलिश्ड है तो मिरर इसकी तरह है ना। तो यहां पर क्या होगा, आपको मिरर के अंदर जब आप यहां से देखोगे इमेज दिखेगी। किसकी इमेज दिखेगी? इसी कंपाउंड की। कैसे दिखेगी? क्या बेटा ध्यान रखो, अगर मैं यहां पर एक मिरर रख दूं तो मिरर को मैं यहां से देख रहा हूं, मिरर सामने ना, तो बेटा मिरर के अंदर हमारी इमेज दिखती है। कैसे दिखती है? जो चीज आपके सबसे दूर होता है इसमें सबसे नजदीक आएगा और जो सबसे नजदीक वो सबसे, तो बेटा इसका मतलब Br मुझे यहां मिलेगा और OH बेटा यहाँ। इन दोनों की पोजीशन सेम रहेगी। आप बेटा CH3 को आप इधर नहीं करना है, H को इधर नहीं करना, पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स आपने चेंज नहीं, यानी कि आपने बॉन्ड्स को चेंज करना है, एटम्स को आगे पीछे। तो इसलिए बेटा H will remain over here और CH3 will remain over here। क्या ये दोनों कंपाउंड्स अब सेम है? एग्जैक्ट सेम है? नहीं बेटा, इसमें कार्बन के राइट साइड में क्या है और लेफ्ट साइड में क्या है? इधर कार्बन के राइट साइड में क्या है? ऐसे कंपाउंड्स को बेटा जो कायरल सेंटर है उसको बेटा हम लोग स्टार से डिजिग्नेट करते हैं। इसलिए सबसे पहले ये स्टार और ये भी स्टार, समझा? अब बेटा हमें यहाँ पर दो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिले जिनमें ये कंडीशन बेटा सेटिस्फाई है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के दोनों में जो कार्बन एटम है वो चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है और एक और रिलेशन इनमें है। क्या रिलेशन है इनमें? ये बेटा एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना? क्या सिंपल मिरर इमेजेस है? नहीं बेटा, दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान रखो, ये मान लो ये A है, अब बेटा यहां पर ये A, अगर बेटा मैं इसकी मिरर इमेज ले लूं, अब मैं मिरर इमेज को सिंपल ऐसे शो करता हूं, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? सेम बनेगी। अब बेटा ध्यान रखना, अब मैं इसको यहां से उठाऊंगा और इसके ऊपर रख दूंगा, यानी कि ये A है, अगर इसके ऊपर मैं दोबारा A लिखना चाहूंगा, क्या वो ऐसे नहीं बनेगा? यानी कि ये दोनों के दोनों सुपर इंपोज हो गए। क्या हो गए? अब बेटा ध्यान रखना, यहां पर मैं C लिखना चाहूंगा और अब मैं इसकी मिरर इमेज लिखना चाहूंगा, तो यहां मैंने C लिखा, क्या C की मिरर इमेज ऐसी बनेगी? कैसे बनेगी? तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे इस तरह से लिखना है। क्या ये सुपर इंपोज बनी? ये बनी नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या बनी? ये बेटा P, जब मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा तो वो तो Q बनेगा, बन रहा है ना? क्या बेटा इसकी मिरर इमेज मैंने P लिखा, जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा ये पोर्शन तो ऐसे आएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या बने? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये क्या बना? उसी तरह से अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से हटाऊं और इसके ऊपर दोबारा लिखना चाहूं, क्या ये लिख सकते हैं? अगर बेटा मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से हटाऊं, इसके ऊपर लिख दूं, अगर बेटा मैं इस मॉलिक्यूल को यहां लिखूं, यहां क्या लिखूं?
कार्बन, यहाँ क्या आएगा? तो कुछ एटम्स अगर सुपर इम्पोज होते भी है लेकिन सब के सब सुपर इम्पोज, तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं? ऐसी नॉन सुपर मिरर इमेजेस को बेटा हम लोग केमिकल टर्मिनोलॉजी में एनेंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे आपने कल सिस और ट्रांस आइसोमर्स लिखा था, ये दोनों भी आपस में आइसोमर्स हैं और ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं? तो अगर बेटा आपको कोई पूछे एनेंशियोमर क्या होता है तो क्या लिखोगे? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और साथ में बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? इसमें भी कायरल सेंटर है, इसमें भी, तो इसलिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन किसकी? एनेंशियोमर की। क्या लिख सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर imposable mirror images। लेकिन ये याद रखना, ये एनेंशियोमर तभी बनेंगे जब आपके पास एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? जब दो हो तो उसको बेटा एनेंशियोमर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाएगा वो बाद में, लेकिन अभी आपने याद रखना एनेंशियोमर्स तब आते हैं जब क्या प्रेजेंट हो? ओनली वन कायरल सेंटर। अब बेटा ध्यान रखना, क्या मुझे बता सकते हैं इसमें से डेक्स्ट्रो कौन सा, लिवो कौन सा? सबसे पहले हमने कहा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो लाइट को रोटेट करता है। इनमें से एक कंपाउंड लाइट को बेटा राइट में रोटेट करेगा, दूसरा कंपाउंड इसमें लाइट को बेटा लेफ्ट में रोटेट करेगा। ये याद रखना, एक कंपाउंड किसमें? तो अगर बेटा उसने लाइट राइट साइड में रोटेट किया, मैंने डायग्राम बनाई थी ना, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसको डेक्स्ट्रो, अगर एंटी क्लॉकवाइज किया, लेकिन बेटा थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा। अब देखना, अगर इफ ये डी है तो बेटा ये एल है, अगर ये एल है तो ये, तो इसलिए बेटा आप नहीं बता सकते कि इनमें से डी कौन सा, इनमें से एल कौन सा। हाँ आपको पता है ये भी बेटा प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट करेगा, ये भी करेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा वर्ड? ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनको बेटा हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एनेंशियोमर्स। अब बेटा अगर हमें यह पता करना हो कि इनमें से डेक्स्ट्रो कौन सा, इनमें से लिवो कौन सा, तो हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं थ्योरेटिकली हम लोग उनको डिटरमिन नहीं कर सकते, हम लोग बेटा उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा डी फॉर्म है और कौन सा एल फॉर्म है। समझ आया? कंप्लीट करो इसको बेटा। यहां पर अब यहां पर कभी कभी इस कंपाउंड को बेटा हम लोग बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे शो किया होता है, इस तरह से, यहां H, यहां पर बेटा CH3, यहां Br, यहां OH। मैंने इसको लिखा, आप इसको भी लिख सकते हैं। अब आपने याद रखना, अगर बेटा इस तरह का इससे शो किया गया, इस फॉर्मूला को बेटा हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्ट करना, दिखाना, और फिशर एक साइंटिस्ट है जिसने इसने दिखाया। उस फॉर्मूला में आपने याद रखना जो इंटरसेक्शन होती है दो लाइंस की, वो बेटा कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? कार्बन इसमें नहीं दिखाया जाता, कोई भी कार्बन चाहे वो कायरल हो या ना हो, जो इंटरसेक्शन है वो बेटा कार्बन को यहां पर शो करते हैं। समझे? इसलिए बेटा ये और ये सेम है, ठीक है? ये भी बना। ये था बेटा अगर एक कायरल सेंटर हुआ। अगर दो कायरल सेंटर्स होंगे, जैसे यहां पर C, यहां पर बेटा C, कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? यहां मान लो H, यहां OH। अगर ये H ये भी H, क्या वो पॉसिबल है? क्या कहा था? चारों ग्रुप डिफरेंट। यहां H, यहां क्या है? यहां क्या है? C, अभी तक तीनों डिफरेंट। और यहां पर बेटा मान लो यहां CH3 है। अब आप कहेंगे सर यहां नहीं बेटा, इसके आगे OH, चलो इसको चेंज करते हैं, यहां पर यहां OH नहीं लिखते, यहां पर बेटा हम लोग लिखते हैं Br
यहां लिखते हैं Cl और यहां वापस लिखते हैं CH3। ध्यान रखो, ये मैंने कंपाउंड लिखा। दूसरा कंपाउंड मैं यहां लिखता हूं C, यहां CH3, यहां H, यहां OH, यहां C, यहां OH, यहां H और यहां पर बेटा वापस CH3। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये सेंटर यानी कि ये कार्बन कायरल है? क्यों? CH3HOH और ये सारा आपने एक ग्रुप मान लेना है। क्या ये इनसे डिफरेंट नहीं है? तो इसलिए बेटा ये बना कायरल। तो इसमें जो CH3 और वो CH3 नहीं बेटा, आपने ये डायरेक्टली अटैच है तो ये इसके साथ अटैच है। ये सारा का सारा आपने एक ग्रुप बनाया, यानी कि ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है। क्या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम है? क्या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम है? नहीं बेटा, यहाँ C के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ C के साथ Br है, Cl और CH3 है, तो ये 2 कायरल सेंटर हो गए। इज दैट करेक्ट? अब बेटा जब मैं यहां जाता हूं आगे, ये अलग है, क्यों? यहां H है, यहां CH3 है और उसके बाद यहां C है। उसी तरह से ये भी ट्रायगोन, इसमें भी कायरल सेंटर, इसमें भी कायरल सेंटर। अब बेटा हमने सबसे पहले चेक करना है क्या इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर एक कायरल सेंटर होता था तो उसमें बेटा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए बेटा अब याद रखना, जहां पर नंबर सेकंड में इफ 2 chiral centers are present, then check plane of symmetry। सबसे पहले क्या प्रेजेंट चेक करनी है? प्लेन ऑफ। आप बेटा यहां बताओ कोई इमेजिनरी लाइन जो इस मॉलिक्यूल को बेटा रोटेट करे, कोई इमेजिनरी लाइन जो इस मॉलिक्यूल को बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे है? तो इसमें क्या है? इसमें एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ट्रू? अगर एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है ये? अब बेटा यहां पर अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरह से लिखूं, यहां H लिखूं और इस साइड में OH लिखूं, तो अब बेटा यहां पर एब्सेंस कैसे? यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर बेटा है, तो इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बेटा? CS का एब्सेंस बोल रही थी। COS बाद में देखेंगे। इसमें बेटा जब 2 होंगे वो जनरली बेटा रिंग में, वो जनरली, तो जब आपकी रिंग नहीं है उसमें सबसे पहले क्या चेक करना है? POS। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि इसमें ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होगा। अब बेटा इसी तरह का एक और एग्जांपल, ये C, यहां पर बेटा H, ध्यान रखना यहां OH, यहां पर बेटा CH3। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एक कार्बन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे कार्बन के ग्रुप्स को स्विच करते हैं, यहां OH, यहां H और यहां पर बेटा CH3। क्या अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? मैंने क्या कहा? मैंने सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने को नहीं कहा। देन चेक, तो क्या लिखेंगे? एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो लिखना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एब्सेंस नहीं है? क्या बेटा यहां लाइन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करें? तो अगर नहीं है तो एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जहां एब्सेंस होती है वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब बेटा इसलिए आप ध्यान रखना कि अगर बेटा 2 कायरल सेंटर हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, और लेकिन जब एक कायरल सेंटर हो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसलिए बेटा याद रखना इस केस में नंबर फर्स्ट, दे मे और may not be optically active।
अगर बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, नंबर सेकंड, इफ दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेटा वो सबसे पहले ए पार्ट एनेंशियोमर्स हो सकते हैं। क्यों? नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज बनेगी। नंबर सेकंड बी पार्ट याद रखना, वो बेटा दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। जैसा पहला स्ट्रक्चर है दूसरा स्ट्रक्चर भी उसका सेम हो। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन ना वो एनेंशियोमर है ना वो बेटा आइडेंटिकल है, तब बेटा उनको डायस्टीरियोमर कहा जाता है।